हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 130 तक हमने कल की क्लास में कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ज्यूरिसडिक्शन में सबसे पहले आता है आर्टिकल 131, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आरंभिक अधिकारिता। कौन सा है? आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता से तात्पर्य ये है कि ऐसे मामले जिनमें डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कौन से मामले आते हैं? वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई की जाती है। इसमें 3 तरीके के मामले आते हैं। या तो केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो, या तो केंद्र या राज्य के बीच में विवाद हो। दूसरा है राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो, राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो। या फिर एक तरफ है केंद्र और कोई राज्य, और दूसरी तरफ दूसरा राज्य है वर्सेस अन्य राज्य। तो ये 3 तरीके के मामले ऐसे हैं, इनमें सीधे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील या सुनवाई की जा सकती है। तो आर्टिकल 131 में हमने बात की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, आरंभिक अधिकारिता की। आरंभिक अधिकारिता से तात्पर्य ये है कि इसके अंतर्गत वे मामले आएंगे जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। इनके लिए आपको पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें 3 तरीके के मामलों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। पहला है केंद्र राज्य विवाद, दूसरा है राज्य राज्य विवाद, और तीसरा है कि एक तरफ वो केंद्र कोई राज्य और वर्सेस अन्य राज्य कोई विवाद हो। तो इसमें क्या है? एज ए फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड, और बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। तो ये हो गया आर्टिकल 131। इसके बाद है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय अधिकारिता। कौन सी है? अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता का यूज कब किया जाता है? तो इसमें यह है कि यदि हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, उसके निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसमें क्या है कि यदि आप हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब इसमें 3 तरीके के मामलों में अपील हो सकती है। पहली होती है आर्टिकल 132 के तहत अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कि कोई संवैधानिक मामला है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 132 में यदि हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, इसमें क्या है कि यदि हाई कोर्ट ने यदि कोई निर्णय दिया है, तो उसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? संवैधानिक मामले, यानी कि संविधान की व्याख्या आवश्यक हो। इसमें क्या है कि संविधान में कुछ लिखा गया है और उसकी व्याख्या की आवश्यकता है, तब आप उसके लिए आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। संविधान की व्याख्या आवश्यक है। इसमें क्या है कि यदि हाई कोर्ट निर्णय दे रहा है, निर्णय के साथ वो ये भी सर्टिफाई कर रहा है कि इस वाद में जो लॉ है उसका क्या है, उसका जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन जो है वो उसमें निहित है। तो उसके लिए आप कि एक ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन है जिसकी इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, उसकी व्याख्या की आवश्यकता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो आर्टिकल 132 क्या कहता है कि हाई कोर्ट ने किसी भी वाद में कोई निर्णय दिया और उसके साथ वो ये सर्टिफाई करता है कि इस वाद में जो लॉ यूज हो रहा है, तो उस लॉ के आपको व्याख्या की आवश्यकता है, उस लॉ को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो संवैधानिक मामलों में अपील करने का अधिकार है आर्टिकल 132 के तहत। फिर आता है आर्टिकल 133। आर्टिकल 133 में है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन सिविल मैटर, दीवानी मामलों में अपील करने का
अधिकार। किसमें? दीवानी मामलों में। दीवानी मामलों में जैसे मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इन सबसे संबंधित जो भी वाद हैं उनके लिए आप यदि हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 क्या बताता है? आर्टिकल 134 है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स, आपराधिक मामले। ये किस में आता है? आपराधिक मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसमें अपील करने के लिए 2 कंडीशन है। पहली तो ये है कि यदि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को किसी केस में बरी कर दिया, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने उसे 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुना दी। 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई है, तो इसके लिए आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा केस है कि यदि किसी मामले की सुनवाई सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रही थी, अधीनस्थ न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई चल रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने वो मामला स्वयं के पास मंगवा लिया। हाई कोर्ट ने वो मामला अपने पास मंगवा लिया और उस आदमी को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दे दी। तो इन 2 मामलों में आपको हाई कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये बताता है आर्टिकल 134। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीली अधिकारिता में हमने बात की। अपीली अधिकारिता में यदि हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आपको अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 प्रकार के मामलों में अपील हो सकती है। आर्टिकल 132 बताता है कि आप संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें हाई कोर्ट निर्णय देगा और हाई कोर्ट ये प्रमाणित करेगा, वो एक आपको सर्टिफाई करेगा, सर्टिफिकेट देगा कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि उसमें संविधान में जो कानून लिखा गया है उसके व्याख्या की आवश्यकता है, उसके इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 133 बताता है दीवानी मामलों में कि आप दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसमें भी आपको हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। हाई कोर्ट यदि प्रमाणित करता है तभी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 134 है आपराधिक मामलों में। आपराधिक मामलों में भी आपको हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन 2 मामले ऐसे हैं जिनमें आपको हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने उसे 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी है। दूसरी कंडीशन है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया कि वो केस अपने पास मंगवा लिया और उसके बाद उस व्यक्ति को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी हो। तो इन 2 मामलों में आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। उसके बाद है आर्टिकल 135। तो आर्टिकल 135 में ये बताया गया है कि जो फेडरल कोर्ट होता था पहले, जब ब्रिटिश टाइम में फेडरल कोर्ट था, तो फेडरल कोर्ट के पास जो शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उच्चतम न्यायालय के पास होंगी। यानी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट की जगह ली थी, तो जो फेडरल कोर्ट की शक्तियां थी वो सब शक्तियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। तो आर्टिकल 135 में बहुत सिंपल सी बात है, क्या है कि संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की सारी शक्तियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी। ये बताया गया आर्टिकल 135 में। Jurisdiction and powers of the federal court under existing law to be accessible by the Supreme Court. Supreme Court also have jurisdiction and powers of federal court. तो ये इसमें लिखा है कि संघीय न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। इसके बाद है आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 बताता है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति याचिका। 136 क्या बताता है? विशेष अनुमति याचिका, SLP। तो इसमें क्या बताया गया आर्टिकल 136 में? आर्टिकल 136 में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के अनुसार, ये सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में
किसी भी न्यायालय या किसी भी ट्रिब्यूनल अधिकरण में कोई निर्णय दिया गया है, कोई आदेश दिया गया है, तो उसके विरोध में अपील करने की अनुमति दे सकता है। इसमें क्या है कि कोई केस था जो किसी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल में था, किसी भी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल में था, उसमें उस पर निर्णय दिया गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इनके निर्णय के विरुद्ध में अपने विवेक के अनुसार अपील करने की अनुमति दे सकता है। इसमें जो हाई कोर्ट है वो किन किन मामलों में अनुमति दे सकता है, उनकी बात करें तो किसी भी प्रकार के केस में सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे सकता है, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे संवैधानिक मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, और चाहे केस किसी भी स्तर पर हो। किसी भी स्तर पर मतलब है कि या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्तर पर हो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये अपील जारी करने की अनुमति दे सकता है, किसी भी कोर्ट में हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं कि या तो वो सैन्य अधिकरण में हो, सैन्य अधिकरण में हो या कोर्ट मार्शल का केस हो, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं दे सकता है। तो आर्टिकल 136 क्या है कि यदि उच्चतम न्यायालय को यह लगता है कि किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा कोई निर्णय दिया गया है या कोई आदेश दिया गया है वो सही नहीं है, तो उसके विरोध में वो अपील करने की अनुमति दे सकता है। तो ये किन किन मामलों में दे सकता है? संवैधानिक, आपराधिक, सिविल, किसी भी तरीके का मामला हो उसमें अनुमति दे सकता है, किसी भी स्तर पर हो, किसी भी कोर्ट में हो, ठीक है। लेकिन सैन्य अधिकरण का मामला हो या कोर्ट मार्शल का केस हो तो उसमें अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो ये हो गया आर्टिकल 136। आर्टिकल 137 बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, न्यायिक पुनरावलोकन, कि उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया उसकी वो पुनः समीक्षा कर सकता है, उसको दोबारा रिव्यू कर सकता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय इट। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया है उनकी वो पुनः समीक्षा कर सकता है, उनको दोबारा रिव्यू कर सकता है। यह पावर दी गई है आर्टिकल 137 में। 137 बहुत सिंपल सा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की वो अपनी पुनः समीक्षा कर सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 बताता है इनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करनी है, उसके बारे में क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में यदि वृद्धि करनी है तो उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 138 में। अब क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है संसद। संसद कोई भी कानून बनाकर क्या करेगी? संसद कानून बनाएगी, कानून के माध्यम से ही वृद्धि की जाएगी। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में इनलार्जमेंट कर सकती है। जो पार्लियामेंट है वो किस किस मामलों में वृद्धि कर सकती है? या तो वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो, क्या हो, या तो यदि वो संघ सूची का विषय है, और यदि राज्य सूची का विषय है तो केंद्र और राज्य के मध्य समझौते से भी जो इनलार्जमेंट किया जा सकता है। केंद्र और राज्य के मध्य समझौते से भी उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है। तो आर्टिकल 138 क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है संसद कानून बनाकर। संसद जो है वो या तो संघ सूची का विषय हो, उसमें वो उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है, या फिर केंद्र राज्यों के साथ समझौता करके उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। यह बताता है आर्टिकल 138। आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 है कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स, कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की अधिकारिता में यदि वृद्धि करनी है। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किसमें दी गई है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 हमने पढ़ा था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट को 5 तरीके की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, लेकिन वो सिर्फ किसमें है? यदि फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों का हनन होता है उस मामले में ही जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। यदि इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अगर सुप्रीम कोर्ट किसी और मामले में रिट जारी करना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए संसद
उसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि या रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। आर्टिकल 139 में क्या बताया है? सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता में वृद्धि करनी है। किस में वृद्धि करनी है? रिट अधिकारिता में। और सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता बताई गई है आर्टिकल 32 में। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तब वो 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। यदि इसमें वृद्धि करनी है तो वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ये हो गया आर्टिकल 139। इसके बाद है आर्टिकल 140। तो आर्टिकल 140 बताता है अनुपूरक शक्तियां। कौन सी? अनुपूरक शक्तियां, एंशिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि संसद जो है वो कानून बनाकर या विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सकती है? अनुपूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो बहुत सिंपल सा 140 कि आपको क्या करना है। 140 में क्या दिया गया है कि संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अनुपूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है। ये बताया गया आर्टिकल 140 में। इसके बाद है आर्टिकल 141। कौन सा है? आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 में ये बताया गया है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ डिक्लेयर किया है, कोई विधि घोषित की है, तो वो भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय आते हैं उन सब पर बाध्यकारी होगी। क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई विधि घोषित की है, कोई लॉ डिक्लेयर किया है, तो वो भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत का जितना जुरिस्डिक्शन है, जितनी टेरिटरी है भारत की, तो भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी अन्य कोर्ट आते हैं, जितने भी अन्य न्यायालय हैं, उन सब पर क्या होगी? बाध्यकारी होती है। ये बताया गया आर्टिकल 141 में। किसमें है? आर्टिकल 141। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया कोई भी लॉ भारत के टेरिटरी में जितने भी न्यायालय हैं उन सब पर बाध्यकारी होगी। उसके बाद है आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 में ये बताया गया है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन या उनको लागू करना। कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है उसको लागू कराना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया और उसको आदेश को जारी कराने के लिए, लागू कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? कि विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को वो अपने हाथ में ले सकता है। कार्यपालिका की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। आर्टिकल 142 क्या बताता है? कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनको लागू करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया और उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि जो विधायिका और कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट जो ज्यूरिस्डिक्शन है हमारा न्यायपालिका, उनमें शक्ति पृथक्करण किया गया है। तो इससे क्या होता है कि उसका एक तरह से वॉयलेशन होता है कि आपने 3 लोगों में अलग अलग शक्तियां बांटी हैं। ठीक है, संविधान ने क्या किया है कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका, उनमें शक्तियों का पृथक्करण किया है। लेकिन यदि जुडिशरी ही इन दोनों की शक्तियों को यूज करके अपने हाथ में ले लेगी तो इससे क्या होगा कि एक तरह से संविधान का वोलेशन होता है। इसको कुछ लोग क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता का नाम भी देते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। क्या है? न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये हो गया आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों को लागू कराने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन ये एक तरह से जो शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है भारत में उसका वोलेशन है। तो इसको कुछ जो लोग हैं वो इसको न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम भी देते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है कि सुप्रीम कोर्ट
अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करने लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। तो ये हो गया आर्टिकल 142। नेक्स्ट है आर्टिकल 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। किसको दी गई है? राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये शक्ति दी गई राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 में। ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, परामर्शदात्री अधिकारिता है, परामर्शदात्री अधिकारिता। तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हमने अभी तक कितनी जुरिस्डिक्शन पढ़ ली? पहली हमने रिट जुरिस्डिक्शन पढ़ी थी फंडामेंटल राइट्स में। फिर आज हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ा है आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 132, 133, 134 में अपीलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ा है। और 143 में कौन सा पढ़ रहे हैं? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, परामर्शदात्री अधिकारिता, कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। वो क्या है? राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 143। इसके बाद है आर्टिकल 144। तो आर्टिकल 144 क्या बताता है? सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट एंड एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जितने भी सिविल और न्यायिक अधिकारी हैं, कौन कौन? सिविल और न्यायिक अधिकारी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सहायक के रूप में कार्य करेंगे, ये बताया गया है आर्टिकल 144 में। तो आर्टिकल 144 क्या बताता है? कि जितने भी सिविल और न्यायिक अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 144। इसके बाद है आर्टिकल 145। आर्टिकल 145 में बताए गए हैं रूल्स ऑफ कोर्ट, कि न्यायालय के क्या नियम होंगे। न्यायालय के नियम इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बना सकता है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन फॉर्मुलेट इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 145 में क्या हो गया? न्यायालयों के क्या नियम होंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं, सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वो अपने नियम विनियम स्वयं बना सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 146, आर्टिकल 146। तो 146 में क्या बताया गया? ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी जो उसमें सेवक हैं, तो उनकी नियुक्ति, उनके खर्चे, उन सब के बारे में बताया गया है उसमें आर्टिकल 146 में। तो इनकी नियुक्ति तो करते हैं सीजेआई। कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई कर सकते हैं, या इन्होंने किसी और जज को जो है, किसी अदर जज को इन्होंने अपॉइंट कर दिया हो इस काम के लिए, तो वो इस काम को करेंगे। और किसके? यूपीएससी के परामर्श से। किसका परामर्श लेना होगा? यूपीएससी से आपको परामर्श लेना होगा। ये तो होगी नियुक्ति की बात। इसके बाद इनकी सर्विस कंडीशन क्या रहेंगी? सेवा शर्तें, इनके वेतन भत्ते, इनकी पेंशन, इन सब का निर्धारण भी सीजेआई करते हैं, सीजेआई या अदर जज। लेकिन इसका अनुमोदन आपको राष्ट्रपति से करवाना होता है। अनुमोदन कौन करेगा? अनुमोदन करते हैं राष्ट्रपति वेतन भत्तों का। और उच्चतम न्यायालय के जितने भी खर्चे हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये है हमारा आर्टिकल 146। आर्टिकल 146 क्या बताता है? ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं, जो सेवक हैं, उनका अपॉइंटमेंट तो करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, या फिर वो किसी अन्य न्यायाधीश को इसके लिए अपॉइंट करते हैं। और यूपीएससी से परामर्श लेके इनकी नियुक्ति की जाती है। वेतन भत्तों की बात करें तो वेतन भत्तों के लिए भी सेम कंडीशन है, सीजीआई इनका निर्धारण करते हैं, अनुमोदन आपको राष्ट्रपति से करवाना होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये हो गया आर्टिकल 146। उसके बाद आर्टिकल 147। आर्टिकल 147 में बताया गया निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, कि यदि संविधान की व्याख्या करनी है या संविधान में कुछ भी लिखा गया उसको इंटरप्रेट करना है, तो वो शक्ति दी गई आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट होता है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हम
कोर्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो ही गया, उसके बाद हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। उसके बाद हम पॉलिटी में दूसरा टॉपिक लेंगे। पहले हम जो न्यायालय हैं उन्हीं को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।